बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 एयर पोल्यूशन पार्ट नंबर 2। ठीक है। प्रीवियसली जो हमारा पार्ट था उसमें हमने ये देखा कि एयर पोल्यूशन होती क्या है, कौन कौन से पोल्यूटेंट हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो राइज हो रही है। ठीक है। अब हम एक पार्ट नंबर 2 की तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्या, एयर टॉक्सिन। ठीक है। एयर टॉक्सिन होती क्या है? हैजर्डस एयर पोल्यूटेंट, वो एयर पोल्यूटेंट जो कि नुकसानदेह होते हैं फॉर ह्यूमन एंड फॉर द climate and ecosystem, require spatial reporting and management as they remain in ecosystem for a long period of time and tend to accumulate in animal tissues। ठीक है। ये जो एयर टॉक्सिन होते हैं ये क्या है, फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है हमारी एयर के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो इनका जो है कोई स्पेशल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है ताकि हमें पता चल सके कि ये कौन से एयर टॉक्सिन है जो कि एनिमल और ह्यूमन की बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। इसी तरह टॉक्सिन रिलीज इन्वेंट्री है, कुछ टॉक्सिन है जो कि आपकी जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं, आपकी इंडस्ट्री है, वो आपको जो है वो रिलीज करती है। फॉर एग्जांपल इट रिक्वायर मैन्युफैक्चरर टू रिपोर्ट ऑन टॉक्सिन रिलीज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज वाला एडवाइस की हुई है जिसका मकसद सब ये है कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल टॉक्सिन वेस्ट करती हैं उसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा लगा सकें। ये by a policy of government, it is the obligation of the corporation to report the data about the toxin they release in the air and the waste they have to throw in the field. So they are supposed to file a report about their wastage and these toxin। ठीक हो गया। देन है जी ह्यूमन कॉज एयर पोल्यूशन। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था देयर आर टू सॉर्ट ऑफ पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू पोल्यूटेंट इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट आर डायरेक्टली रिलीज फ्रॉम द सोर्स। मीन ये जो रिलीज होते हैं इन द एयर, इन द एटमोसफेयर, इन द क्लाइमेट, दे हैव अ डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर क्लाइमेट, ऑन आवर सोसाइटी, ऑन आवर इकोसिस्टम। ठीक हो गया। जबकि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, दे आर रिक्वायर टू हैव अ रिएक्शन। समझ रहे हैं बात मेरी? सेकेंडरी पोल्यूटेंट रिक्वायर अ रिएक्शन इन ऑर्डर टू बिकम अ पोल्यूटेंट। सही है। जब तक इन सेकेंडरी पोल्यूटेंट का रिएक्शन नहीं होगा, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पोल्यूटेंट, बट व्हेन दे हैव अ रिएक्शन दे बिकम अ पोल्यूटेंट। ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट देखते हैं जी, मॉडिफाइड टू अ हैजर्डस फॉर्म आफ्टर एंटरिंग द एयर एंड मिक्सिंग विद द अदर एनवायरमेंटल कंपाउंड। ठीक हो गया। जब तक ये दूसरे कंपाउंड के साथ इंटरमिंगल होकर रिएक्ट करके टॉक्सिन नहीं बनेंगे, दे आर नॉट कंसिडर एज अ टॉक्सिन। ठीक है। फ्यूजिटिव इमिशन आर emission of gases or vapors from pressurized equipment during due to leak and other unintended or irregular release of gases, mostly from the industrial activities। ठीक है। ये हाई प्रेशर जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं जहाँ पे आपके हैवी इक्विपमेंट और मशीनरी यूज़ की जाती है गैस स्टोर करने के लिए या अपनी इस तरह टॉक्सिक मटेरियल स्टोर करने के लिए। जब इस तरह के जो टैंक्स होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं हाई प्रेशराइज लेवल पे, वहाँ से जब कोई लीकेज वगैरह होती है तो वो सारे क्या होते हैं, वो फ्यूजिटिव इमिशंस में शामिल हो जाए। ठीक है। क्योंकि सिंपल सी एग्जांपल ऐसे है कि एक कॉरपोरेशन है जो कि गैसेस सिलेंडर फिल करती है, गैस सिलेंडर फिल करती है। उसमें ऑक्सीजन के भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी हैं, नाइट्रोजन के भी हैं, नाइट्रो ऑक्साइड के भी सिलेंडर हैं, सल्फर ऑक्साइड के भी सिलेंडर हैं, जो फिल करती है फॉर मेडिकल पर्पज और रिसर्च पर्पज, वो आगे मार्केट में सेल करती है। अब अगर इस तरह की इंडस्ट्री में, इस तरह के सेक्टर में अगर कोई लीकेज हो जाती है, सिलेंडर में गैस रिलीज हो जाती है या ऐसा टॉक्सिक मटेरियल वहाँ पे लीक आउट हो जाता है, तो वो सारे किस में आएंगे, फ्यूजिटिव इमिशंस में आएंगे। ठीक है। नहीं जी अनकन्वेंशनल पोल्यूटेंट, ये वो पहले मैंने पिछले आपको लेक्चर में जो बताया था, मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल पोल्यूटेंट, बिकॉज conventional pollutant require policies and mechanism devised by the organization and the agencies. Those pollutant are regulated by the government and by the agencies।
जबकि जो अनकन्वेंशनल पोल्यूटेंट होते हैं दे आर नॉट बीन मॉनिटराइज और दे आर नॉट बीन प्रॉपरली मैनेज्ड बाय द एजेंसीज एंड द आपकी गवर्नमेंट. So aesthetic detergent any reduction in environmental quality that people interpret as making it less attractive. ठीक है. देखें, आप कुछ ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो सराउंडिंग है, आपकी जो इन्वायरमेंट है, आपका जो इकोसिस्टम है, वो अगर डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो सारा किसके अंदर आएगा? वो आपका आएगा एस्थेटिक डिग्रेडेशन में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रीज को कटिंग ऑफ अ ट्री है, ठीक है, वो आपका एस्थेटिक डिग्रेडेशन में आएगा, क्योंकि ये आपके ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से वो कटिंग ऑफ द ट्रीज जो है वो आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर को चेंज कर देता है, आपकी इन्वायरमेंट को, आपकी जो इकोसिस्टम है उसको बैडली अफेक्ट करता है. ठीक है. रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइट पोल्यूटेंट प्रिवेंट फ्रॉम सीइंग स्टार्स एंड इन सीरियस प्रॉब्लम फॉर एस्ट्रोनॉमर. लेकिन अगर जो अगर डस्ट पार्टिकल्स आप एयर में बहुत ज़्यादा हो जाएं, या इस कि आपकी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए, या गैशियस क्लाउड अगर आपके आ जाए ऊपर, तो फिर आपका एक सबसे बेसिक जो इशू आएगा वो ये है कि आपको स्काई क्लियर नज़र नहीं आएगा. एंड द मोस्ट प्रॉब्लम आर बीइंग फेस बाय द एस्ट्रोनॉमर, बिकॉज अगर कोई इस तरह का इशू आ जाएगा कि कोई क्लाउड है, कोई ऐसा गैस का क्लाउड है, तो दे विल बी अनएबल टू स्टडी द स्टार्स. ठीक हो गया. देन हम देखते हैं इनडोर एयर पोल्यूटेंट. इनडोर एयर पोल्यूटेंट जो है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि देखा जाए तो हमारी डे टू डे डेली लाइफ में हमारे घर की जो अंदर की इन्वायरमेंट है ये उसको डिस्कस करता है, जिसके बारे में हम इतनी तवज्जो नहीं देते हैं. लेकिन इनडोर पोल्यूटेंट जो पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन, वो भी बहुत बेसिक है, बिकॉज हमारी जो 70-60% जो हमारी लाइफ है वो हमारी घर के अंदर स्पेंड होती है. तो जब घर में स्पेंड करते हैं, घर की इन्वायरमेंट अगर क्लीन नहीं होगी तो डेफिनेटली उसका आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. ठीक है. ये अमेरिकन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ईपीए. ठीक है. ईपीए फाउंड इंडोर कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन एयर पोल्यूटेंट्स आर ऑफन हायर देन आउटडोर. मीन कि जो हमारे घर के अंदर की एयर पोल्यूशन है वो हाई है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड इन्वायरमेंटल एयर पोल्यूशन. ठीक है. People generally spend more time indoors. Smoking is the most important air pollutant in the US. ठीक है. यूएस के अंदर वो कहते हैं स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन का बायस बन रही है. अराउंड 4 lakh people died annually from disease related to smoking. ठीक है. दिस इज द 20% ऑफ द मोर्टेलिटी. यानी अगर वहाँ पे 100 पीपल मरेंगे, 100 people died in the US, so out of 100 people 20 people are died because of the smoking habit. ठीक है. Chloroform, benzene, other chemical can be found in homes at concentration that would be illegal in workspace. ठीक है. ये कुछ ऐसे केमिकल हैं जो कि डेंजरस होते हैं, जिनको अलाउ नहीं किया जाता वर्क प्लेस पे या इस तरह के सेक्टर में इनको वहाँ पे रखना या प्रिजर्व करना, unless until you have a specific license to carry these chemicals. जबकि ये वो केमिकल हैं जो कि घर में अवेलेबल होते हैं और जो कि नुकसानदेह है. ठीक है. फिर है जी, लेस डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो सफर फ्रॉम इंडोर पोल्यूशन. Organic fuels make up majority of household energy, often burned in smoky, poorly ventilated heating and cooking fires. देखें, हमारे किचन में जो नॉर्मली हमारी प्रॉपर एयर वेंटिलेशन नहीं होती है, इसलिए अक्सर आपने नोट किया किचन जो है वो हमारा वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली हाई ही होता है बिकॉज ऑफ द कुकिंग पर वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, जबकि आपके बाकी घर में इतनी ज़्यादा हीट नहीं होगी. तो इसका मतलब यह है कि किचन से अंदर इन्वायरमेंट आपकी हेल्दी नहीं है फॉर द वर्किंग ऑफ द लेडीज. ठीक है. तो एक तो आपके किचन में जो आपकी प्रॉपर एयर वेंटिलेशन होनी चाहिए. ठीक है. और फिर वो कहते हैं जी ऑर्गेनिक फ्यूल जो है जो हम बर्न करते हैं, शहरों में सिटीज़ में हम मीथेन यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं फॉर द बर्निंग पर्पज. वो फिर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा फिजिबल है. अगर आप विलेजेस में चले जाए वहाँ पे कोल और वुड को बर्न किया जाता है, वो जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक तो उसमें से बहुत ज़्यादा टॉक्सिन निकलते हैं, फ्यूम्स और गैस निकलती है. ठीक है. स्मोक निकलती है, तो वो ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, खासतौर पर जब ये प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो. ठीक है. फिर है जी क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी. टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ शेप एंड फीचर्स ऑफ लैंड सरफेस. ठीक है. इसमें आपका क्या है? ठीक है.
ये हो गया जी। टोपोग्राफी क्या है, आपकी शेप ऑफ द फीचर एंड लैंड, जो आपकी शेप है उसको जब कोई चीज़ अफेक्ट करती है तो वो टोपोग्राफी में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एसिड रेन होती है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एसिड रेन कैसे होती है, अगर सल्फर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, एसिडिक रेन है। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड आपका रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो आपका नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, वो भी एसिड रेन है। तो जब ये एसिड रेन होती है तो उसका नुकसान क्या होता है, जब ये बिल्डिंग पे एसिड रेन होगी तो बिल्डिंग डी शेप हो जाएगी, यानी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। इसी तरह जो स्टैचूज हैं, जो आपके मोनामेंट्स हैं, अगर एसिड रेन उन पे होगी तो वो भी डी शेप हो जाएंगे, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ख़राब हो जाएगी, उनका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। तो सारी किस्में आ जाएंगे, टोपोग्राफी में आता है। ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टी विद एल्टीट्यूड ऑकर व्हेन अ स्टेबल लेयर ऑफ वार्म एयर ओवरले कोलर एयर। ठीक है। इसका रिवर्स टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी कहते हैं, इसको रिवर्स टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कहते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या, आपकी जो एक लेयर है, गर्म हवा की जो लेयर है वो किस पे आ जाती है, ठीक है, दोबारा देखने को, इज आर डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज, यानी जो आपके एटमॉस्फेयर है, आपकी जो आबो हवा है, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ रही है। क्या चेंज आ रही है, विद एल्टीट्यूड ऑकर व्हेन अ स्टेबल लेयर ऑफ वार्म एयर, हाइट पे एक गर्म तह आपकी क्या करती है, ठंडी एयर के ऊपर उसको कवर कर लेती है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन एरिया है वो भी डेविएट करेगा। ठीक है। रिवर्सिंग द नॉर्मल टेम्परेचर डिक्लाइन विद इंक्रीजिंग हाइट, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे हाइट आपकी बढ़ती जाएगी, एरिया की हाइट बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर फॉल होता जाएगा। एंड प्रिवेंटिंग कन्वेंशन करंट फ्रॉम द डिस्पर्सिंग पोल्यूटेंट, और आपका जो हवा के साथ जो आपकी पार्टिकल्स की, डस्ट पार्टिकल्स की जो आपकी स्प्रेड है, वो भी आपकी क्या है, उसको वो प्रिवेंट करेगी स्प्रेडिंग से। ठीक हो गया। डस्ट डूम एंड हीट आइलैंड, ठीक है, sparse vegetation and large amount of concentrate and glass create form. Sparse vegetation mean scarcity of vegetation, limitation of vegetation, thinness of vegetation, ठीक है, कि उस तरह से अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही। ठीक है। स्टेबल एयर मासिव हीट आइसलैंड ओवर लार्ज सिटीज, तो स्टेबल एयर क्या कहता है, आपकी जो लार्ज सिटीज हैं उनको कवर कर लेती है ये वार्म एयर। कंसनट्रेट्स पोल्यूटेंट इन अ डस्ट रूम, ये जो आपके आंधियाँ आती हैं, इसमें क्या होता है, आपकी पोल्यूटेंट की कंसनट्रेशन हाई होती है। ठीक है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपना जो फेस है उसको कवर रखें, ताकि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और ये जो आपके वो, लास्ट टाइम भी हमने टर्म यूज़ की थी हैंगिंग पार्टिकल, मैंने आपको कहा था, जिसको हम कहा था कि अगर आपको इस एरोजोल भी उनको वर्ड यूज़ किया जाता है, कि ये जो होते हैं ये आपके डस्ट जो डोम्स हैं, जो आपकी आंधी है उसके अंदर वायरस और बैक्टीरिया और इस तरह के पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन वो हाई होती है। ठीक है। तो इसे इस तरह के अगर कोई सिचुएशन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर योर नोज एंड माउथ। ठीक हो गया। लॉन्ग लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट, अब ये पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं कि अगर चाइना के अंदर कोई वायरस है और वो हवा के थ्रू, एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, तो वो आपका जो है ना अमेरिका तक जा रहा है। ठीक है। इसी तरह आपका सियाटल की एग्जांपल दी थी हमने कि चाइना का कोई वायरस है, हवा के जरिए वो सियाटल तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये टॉक्सिन गैसेज और वायरसेज और इस तरह की चीज़ें जो हवा के साथ मूव करती हैं, बिकॉज इनका मास तो बहुत होने के बराबर होता है, तो दे कैन इजीली फ्लो विद द एयर। ठीक है। 300 किलोमीटर टॉक्सिन क्लाउड कवर इंडिया फ्रॉम मोस्ट ऑफ ईयर causing 2 मिलियन डेथ पर ईयर। ठीक है। तो इसमें क्या आपका टॉक्सिन गैस एक क्लाउड है जिसने इंडिया को जो एक सर्टन एरिया 3 किलोमीटर का उसको कवर किया हुआ है। उस एक सर्टन टॉक्सिक क्लाउड की वजह से तकरीबन 2 मिलियन डेथ होती है इंडिया में पर ईयर। ठीक है। तो क्लाउड में आल्सो बी डिसरप्टिंग मानसून रेन ऑन विच हार्वेस्ट इन साउथ एशिया, तो डेफिनेटली अगर एक एरिया के ऊपर टॉक्सिक क्लाउड है तो उसकी वजह से उस एरिया के अंदर जो आपकी ग्रोथ है क्रॉप्स की वो भी अफेक्ट होगी। वहाँ पे जो नेचुरल क्लाइमेट है, मौसम है, वो भी चेंज हो जाएगा। वहाँ पे जो बारिशों का, रेनफॉल का, जो मानसून का टाइमिंग है, फीचर है, एलिमेंट है, वो भी डिस्टर्ब होगा। जस्ट बाय दैट
pollutant in the air. स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ठीक है, इसको पहले भी हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था कि ओजोन जो है ये हमें ह्यूमन बींग्स को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो कि हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन एंड फॉर द एनिमल एंड फॉर द प्लांट्स, उनको हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करने में ओजोन लेयर हमें हेल्प आउट करती है। ठीक है, ओजोन लेयर होती किसमें, ये हमने वो प्रीवियस यूनिट नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था कि एक स्ट्रेटोस्फेयर हमारी लेयर है, उसके अंदर ओजोन लेयर होती है। ठीक है, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर को डैमेज करता है। ठीक है, अब एक चीज जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, जब वो डैमेज हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारे ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एट ग्राउंड लेवल ओजोन इज अ pollutant, but in stratosphere it screens ultraviolet radiation. A 1% decrease in ozone could result in a million extra human skin cancers per year worldwide. यानी अगर 1% ओजोन लेयर डैमेज होगी तो आपके millions of people will suffer a skin cancer or other sort of skin diseases. ठीक है, decrease agriculture protection and reduce plankton in the ocean, the basic of food chain. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ये जो प्लांटन है ये इनफैक्ट आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आपके ओशन में पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आर द बेसिक ऑफ द फूड चेन ऑफ द लार्जर स्पीशीज। लाइक फिशेज, जो बड़ी फिशेज हैं वो डिपेंड कर देती हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो जब ये आपकी ओजोन लेयर डैमेज होगी तो डेफिनेटली दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो बीन अफेक्टेड बाय दैट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी जो ओशन लाइफ है या ओशन इकोसिस्टम वो भी आपका अफेक्ट होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन estimated each year 5 to 6 million people die permanently prematurely from the illness related to air pollution। यानी 50 से 60 लाख लोग जो हैं हर साल उनकी अमवात होती है। किस वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। लंग डिजीज होगी, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एस्थमा हो गया। ठीक है, इस तरह सीवियर और बहुत सारी डिजीजेज और केसेस हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन की वजह बन जाते हैं। ठीक है, लाइकलीहुड ऑफ सफरिंग इल हेल्थ इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आप किस तरह की इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अब देखें, मैं दो केसेस देता हूँ। केस वन ये है कि एक ऐसा पर्सन है जो कि ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे इन्वायरमेंट क्लीन है, एयर क्लीन है और एवरीथिंग ओके। और ये सेकंड कैटेगरी है जहाँ पे इन्वायरमेंट भी जो है वो हेल्दी नहीं है, एयर भी पोल्यूटेंट है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहता है, उसका लाइफ अच्छी होगी। ही विल नॉट सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा सा वो जिंदा रहेगा। जबकि जो पर्सन पोल्यूटेड एरिया में रह रहा है, ही विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हिज हेल्थ, उसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा। अगर ये वाला हेल्दी पर्सन 100 ईयर एज का साथ सर्वाइव कर रहा है, तो ये जो आपका पुअर कंडीशन में रहने वाला पर्सन है, ही माइट सर्वाइव 75 ईयर टू 80 ईयर्स। ठीक है, तो दीज आर गैप बिटवीन 15 to 20 ईयर बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। प्लांट्स आर एट रिस्क ड्यू टू पोल्यूशन, डेफिनेटली ये जो पोल्यूशन है ये आपके प्लांट्स को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। एसिड रेन होती है, उससे आपके प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपके जो बर्निंग ऑफ द ट्रीज है उससे आपके एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज रिलीज होती हैं, ट्रीज बर्न हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है आपके प्लांट्स के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, फिर है जी एसी पे आपके आगे प्रेसिपिटेशन। डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एसिड है ना ये आपका इम्पैक्ट कर रहा है नेगेटिवली ह्यूमन हेल्थ पे, प्लांट्स पे, बिल्डिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्रॉप्स पे, एनिमल पे, हर चीज़ पे जो है आपकी ओशन लाइफ पे, हर चीज़ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ वेट एसिडिक सोल्यूशन और ड्राई एसिडिक पार्टिकल फ्रॉम द एयर अनपोल्यूटेड रेन जनरली हैज अ पीएच ऑफ 5 to 0.6। तो अगर कोई बारिश हो रही है और उसके पानी का पीएच लेवल 5.6 है तो वो एसिडिक नहीं है। ठीक है, दिस इज गुड कि वो हेल्दी आपका वाटर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर इससे आपकी डेविएट करती है तो फिर वो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं एक्वेटिक इफेक्ट रिवर्स severe SPH of 5 in fresh water lay disrupt animal reproduction and kill plant insect invertebrates below pH
adult 5 fishes die। अब देखें अगर pH 5.6 है तो वो वाटर ओके है, वो बारिश ओके है। लेकिन अगर आपका pH लेवल 5 से नीचे चला जाएगा तो एसिडिक रेन हो जाएगी, उससे आपकी फिशेज भी मर जाएंगी, फिशेज डाई because of low pH of water, because of the acidic nature of the water, plants are being negatively affected, forest are being negatively affected। तो एक एसिड रेन की वजह से आपके हर चीज़ नेगेटिवली अफेक्ट होगी और there is a possibility they will extinct। ठीक है, there are certain species in the world who are at the borderline of their extinction। ठीक है, तो just because of a environmental pollution डेफिनेटली फॉरेस्ट आपके डैमेज हो जाएंगे, बिल्डिंग आपकी डैमेज होंगी, आपकी स्मोक और हेज की वजह से आपकी जो है विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो दे आर ऑल गोना प्ले देयर रोल इन अ नेगेटिव वे। This is how plants and their forests are being affected by the acid rain। You can see there is no they are all burned out, right? ठीक है, तो air pollution control, so there are several mechanisms being adopted by the agencies and by the government in order to reduce the air pollution। ठीक है, some of which are particulate removal, remove particles physically by trapping them into porous mass which allow air to pass through but hold back solid। ठीक है, ये बात ही जैसे हम वाटर फिल्टर यूज़ करते हैं, पानी उस फिल्टर में से पास ऑन होता है, जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी जो है उसमें जज्ब हो जाती हैं, वाटर क्लीन हो जाता है और हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए जो है लार्ज पोरस फिल्टर यूज़ किए जाते हैं। द सोल पर्पज इज कि हम जो है उससे अपनी एयर के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, उनको ट्रैप कर लें और क्लीन एयर जो है वो बायरेस्पायर कर दें। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसमें क्या होता है, ऐश जो हमारी राख है उसको हम एयर में करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से। वो क्या कहते हैं, उनको कलेक्टिंग प्लेट्स के साथ आपके जो वेट वेस्ट स्ट्रीम है या वेस्ट पार्टिकल है उनको वो अट्रैक्ट कर लेते हैं आपके इलेक्ट्रोड, और वो आपकी जो एक सर्टन एरिया जिसके अंदर ये प्ले किया जा रहा होता है सारा रोल, वो एरिया वो एयर वो जो है वो आपकी क्लीन हो जाती है। सल्फर रिमूवर का बेसिक यही है कि जो आपका कोल यूज़ है उसको हाई सल्फर कंटेंट की बजाय लो सल्फर की तरफ शिफ्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप मीथेन गैस को यूज़ कर लें, आप उस तरह से कोल यूज़ ही ना करें, सल्फर जो है वो प्रोड्यूस हो। ठीक है, इस तरह हाइड्रोकार्बन है यूज़ क्लोज सिस्टम टू प्रिवेंट स्केप ऑफ फ्यूटिल एमिशन। तो इसमें यही होता है कि आपके इंडस्ट्री है उन्होंने लार्ज फिल्टर्स लगाया होता है ताकि जो टॉक्सिक गैसेज हैं वो आपकी इन्वायरमेंट में शामिल ना हो जाएं, वो आपकी इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए फिल्टर्स यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द यूनिट। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, फाइनल इसको एक टच देते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि अगर कोई एम्बिग्विटी है। इन केस एनी अदर क्यूरी हो, कोई बात ना समझ आ रही हो, आप कमेंट में कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई विल अप्रिशिएट दैट। तो अब कंक्लूजन में देखें जी, देयर इज एयर पोल्यूशन जो कि हार्मफुल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, वी नीड टू कंसिडर और टेक नेसेसरी स्टेप टू कंट्रोल दिस एयर पोल्यूशन। प्लस public awareness जो है ना, एक द मोस्ट important step that our government should take। More public awareness will help people to uh, do individually play their role in reducing the air pollution। ठीक है, हमने वेरियस फैक्टर इंक्लूड किए, हमने देखा जी प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से हैं, फ्यूजिटिव पोल्यूटेंट कौन से हैं, टॉक्सिन कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा कि एसिड रेन किस तरह से रोल प्ले कर रही है और डिफरेंट जो आपके ऑक्साइड्स हैं वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को हमने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये यूनिट कंप्लीट हो गया। तो बस ठीक है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, मेरे से पूछ लीजिएगा। आई बी देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट। ठीक है, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।